बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के BA द्वितीय वर्ष के लोक प्रशासन विषय के विद्यार्थियों का उनकी इस वीडियो क्लास में पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोक प्रशासन विषय के BA द्वितीय वर्ष में प्रशासनिक संस्थाएं जो उनका पेपर है उसका अध्ययन कर रहे हैं और उस पेपर के अंतर्गत प्रशासनिक संस्थाएं जो आपका पेपर है उसमें हमने जो हमारी पिछली वीडियो क्लास है उसमें हमने अध्ययन किया था व्यवस्थापिका के कार्यों के बारे में। आज हम व्यवस्थापिका के जो परंपरागत कार्य हैं उनका अध्ययन करेंगे और उन परंपरागत कार्यों के अंतर्गत हम दो टॉपिक का अध्ययन करेंगे, विधि निर्माण और कार्यपालिका पर नियंत्रण। हमने पिछली क्लास में व्यवस्थापिकाओं के आधुनिक और परंपरागत और आधुनिक कार्यों की चर्चा की थी। क्योंकि व्यवस्थापिका सरकार का अंग है, इसलिए सरकार के कार्यों से संबंधित विधि निर्माण का कार्य इसके परंपरागत कार्यों में अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। व्यवस्थापिका द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विधि निर्माण का कार्य। व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानूनों का निर्माण करना ही है। व्यवस्थापिका को कानूनों का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। व्यवस्थापिका जिसे हम संसद कहते हैं वह जनमत का दर्पण कहलाती है। जनमत के चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता की भावनाओं, आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप विधि निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक देश की व्यवस्थापिका देश में प्रचलित विधि निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार विधि का निर्माण करती है। सभी लोकतांत्रिक देशों में जो नई विधि है बनाने के प्रारूप या विधेयक कार्यपालिका द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं और संसद का यह एकाधिकार है कि वह उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे या स्वीकृति प्रदान नहीं करे। व्यवस्थापिका का यह भी दायित्व होता है कि वह समाज की परिवर्तनशील अवस्थाओं के अनुरूप और नई सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल पुराने कानूनों में जो असामयिक हो गए हैं, अप्रासंगिक नहीं रह गए हैं, उन कानूनों में संशोधन किए जाएं और उनके स्थान पर नए कानूनों का निर्माण किया जाए। इस प्रकार विधायी कार्य व्यवस्थापिकाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इसीलिए व्यवस्थापिकाओं को नियम बनाने वाला विभाग भी कहा जाता है। रेनॉल्ड ने इस संबंध में लिखा है कि आधुनिक विधानमंडल एक प्रकार से वे कारखाने हैं जिनका काम कानून निर्माण का है। यहाँ लोकमत नाम के कच्चे माल को प्रस्तावों, नीतियों और कानूनों में परिणीत किया जाता है। विधानमंडलों में ही विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं, उन पर बहस की जाती है, फिर उन्हें किसी संशोधन सहित या बिना किसी संशोधन के पारित किया जाता है। उन्हें किसी अन्य और प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के पश्चात स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार के अधिकांश देशों में जहाँ विधायी व्यवहार का लोकतांत्रिक रूप होता है, यह आम बात होती है कि विधेयकों के 3 वाचन किए जाएं और उन्हें लोकतांत्रिक देशों में हर हालत में इन विधेयकों को समितियों को सौंपा जाता है ताकि उन पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाए। आलोचकों की बात करें तो आलोचकों के अनुसार प्रशासनिक जटिलता तथा दलीय निष्ठा के कारण इस क्षेत्र में कार्यपालिका के पास ही पहल करने के अवसर अधिक होते हैं। व्यवस्थापिका की शक्तियाँ यहाँ थोड़ी सीमित हो जाती हैं। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में भी कार्यपालिका स्रोतों से ही सारे महत्वपूर्ण और विवादास्पद विधेयक आते हैं, लेकिन यह इस तरह से इसमें जो कार्यपालिका है उसका प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण रह जाता है और जो विपक्षी जो होता है जिसकी कार्यपालिका जो कार्यपालिका में कार्यरत नहीं है, कार्यपालिका में जिसका जो
जो बहुमत से जो व्यवस्थापिका में जो बहुमत का समर्थन जिसे प्राप्त है वही कार्यपालिका के रूप में काम कर रहा है, और जो विपक्षी दल है जिसके पास बहुमत नहीं है, जो विरोध में है, उसके पास संसदीय प्रजातंत्र वाले देशों में विधि निर्माण के क्षेत्र में पहल करने के अवसर कम रह जाते हैं। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में जो विचाराधीन विधेयक होते हैं उसमें से 80% कार्यपालिका की ओर से ही आते हैं। बहुधा यह देखा गया है कि कार्यपालिका के पास विधायी प्रस्तावों पर विशेषाधिकार प्रयोग करने की भी शक्ति रहती है। अधिकांश विधायिकाओं में व्यवस्थापिकाओं में विधेयकों पर बहस समाप्त किए जाने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं। विपक्षी दलों द्वारा अनावश्यक देरी करने और बाधा डालने पर रोक लगाने के लिए समापन, क्लोजर, गिलोटिन तथा स्थगन जैसे उपाय भी काम में लिए जाते हैं। एलन बाल के शब्दों में, इन विभिन्न बाधाओं के बावजूद व्यवस्थापिका सभाओं की विधायिक गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं। विधायिकाओं की कार्यविधियां समाज में नियमों के वैधीकरण का मौलिक साधन है। वे सरकार की सक्रियताओं संबंधी किसी भी त्रुटि को संभाल लेती हैं और हितगुटों को अपने संसदीय प्रतिनिधियों के जरिए काम करने का मौका देती हैं। वास्तव में विधि निर्माण प्रक्रिया में विधायिकी की शक्ति का विस्तार क्षेत्र सरकार की मजबूती, सरकार के विधायी कार्यक्रम का स्वरूप और आम चुनाव की समीपता पर ही निर्भर करता है। किंतु अधिकांश उत्तरदायी लोकतंत्रों के क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा बहुत ही कम अवसर होता है कि सरकार का कार्यक्रम बिना किसी बाधा के विधायी प्रक्रिया में आसानी से गुजर कर निकल आए। अब हम बात करते हैं व्यवस्थापिकाओं पर प्रशासन के नियंत्रण के बारे में। व्यवस्थापिका अध्यक्षात्मक इस संसदात्मक दोनों ही प्रकार की शासन प्रणालियों में अलग अलग तरीके से कार्यपालिका और उसके माध्यम से प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण करती है। संसदीय क्षेत्रों में व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर यह नियंत्रण व्यवस्थापिका में प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, स्थगन प्रस्ताव लाकर, कटौती प्रस्ताव लाकर, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव आदि प्रस्तुत कर नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण की इन विभिन्न तकनीकों के माध्यम से व्यवस्थापिका वस्तुतः प्रशासनिक कार्यों पर ही नियंत्रण करती है। यह सर्वविदित है कि कार्यपालिका का प्रत्येक मंत्री किसी न किसी मंत्रालय का प्रभारी होता है। व्यवस्थापिका का प्रत्येक सदस्य इस बात के लिए अधिकृत होता है कि वह संबंधित मंत्री से उसके मंत्रालय की समस्त प्रशासनिक गतिविधियों की, समस्त प्रशासनिक उपलब्धियों, सफलताओं और विफलताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इस तरह संसदीय देशों में विधायिका व्यवस्थापिका की विभिन्न विधियों से कार्यपालिका और प्रशासन के कार्यकरण पर व्यवस्थापिका द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसदीय शासन वाले देशों में तो कार्यपालिका पूरी तरह व्यवस्थापिका पर निर्भर होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका विधायिका कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को, पूरी मंत्रिपरिषद को भंग कर सकती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती है, किंतु अनेक अलग अलग उपायों के द्वारा कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण कायम रहता है। उदाहरण स्वरूप अमेरिकी सीनेट राष्ट्रपति पर नियुक्तियों के मामले में प्रभावकारी नियंत्रण रखती है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है तथा सीनेट मंत्रियों के भ्रष्ट आचरण की जांच भी कर सकती है। संसदीय शासन प्रणाली में अविश्वास का प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, प्रश्नकाल, बजट और सरकार की प्रमुख नीतियों पर बहस तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में महाअभियोग की प्रक्रिया विधायिका के हाथों में ऐसी युक्तियां हैं जिनसे वे सरकार पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अगर हम हमारे देश भारत की बात करें,
तो भारत में 1979 में प्रधानमंत्री पद से मोरारजी देसाई एवं चरण सिंह का त्यागपत्र देना व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका के नियंत्रण का उदाहरण है। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1996 में तथा 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी, 1997 में SD देवगौड़ा एवं इंद्र कुमार गुजराल का पद त्याग देना यह इंगित करता है, यह बतलाता है कि संसद का कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। अगर हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी अमेरिका की सीनेट जो कांग्रेस का उच्चतम सदन है, अमेरिका का उच्चतम सदन है, वह राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियों और संधियों को जब तक स्वीकृति प्रदान नहीं कर देती है तब तक वे समस्त नियुक्तियां और संसदीय और संधियां प्रभावी नहीं हो सकती है। अमेरिकी व्यवस्थापिका को युद्ध और शांति की घोषणा की शक्ति भी प्राप्त है। इस प्रकार आज हमने अपनी इस क्लास में बात की है व्यवस्थापिका के कार्यपालिका पर नियंत्रण के बारे में और व्यवस्थापिका के विधायी कार्यों के बारे में। हम अगली जो हमारी क्लास है उसमें व्यवस्थापिका के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।